बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है और लेक्चर नंबर 14 में जो आज टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो उस चैप्टर का अजलास टॉपिक है और वो है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। से पहले हमने पढ़ी थी इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, आज हम पढ़ेंगे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल 9.8 ये हम करेंगे डेव सी प्लस प्लस पे। और डेव सी प्लस प्लस ओपन कर लें ज़रा, और इधर हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं न्यू, और इसको हम सेव भी कर लेते हैं। सेव करने की जगह हमारी लाइब्रेरी डेस्कटॉप डेस्कटॉप दिस पीसी, इसमें हम सेकंड ईयर, इसमें हमारा प्रोग्राम है जी एक्सप्लिसिट। पहले हम वही लिखेंगे, नंबर इंक्लूड stdio.h और नंबर इंक्लूड conio.h। इंट में और इसमें हम आते हैं कि दो वेरिएबल हम रखेंगे, फ्लोट ए कामा बी। दो वेरिएबल हमने क्रिएट किए और एक वेरिएबल हमने रख दिया यहाँ पे इंटीजर सी। अब देखते हैं यहाँ पे कि ए को वैल्यू हम दे रहे हैं ए इक्वल्स 10.3 सेमीकोलन। उसके बाद बी को हम दे रहे हैं वैल्यू बी इक्वल्स टू 5.2 सेमीकोलन। और हम सी में क्या स्टोर करेंगे, सी इज इक्वल टू, अब अगर हम चाहते हैं कि हम ए को एज ए रियल नंबर ना लें बल्कि सिर्फ इसका इंटीजर वाला पोर्शन लें, तो हम क्या करेंगे, यूं लिख देंगे, इंट पहले लिख देंगे और उसके बाद लिखेंगे ए। तो अब ए का सिर्फ इंटीजर का पोर्शन आ जाएगा। और ये आप कहेंगे यार ये तो बड़ा आसान है, हम यहाँ पे इंटीजर लिखने के बजाय हम यूं क्यों ना लिख देते, इस लाइन के बजाय हम ऐसे लिख देते, सी इज इक्वल टू 10 क्यों ना लिख देते। बात यह है कि कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपके पास नंबर जो है ये 10.3 तो बहुत छोटा सा नंबर है, नंबर यहाँ पॉइंट्स में भी बहुत बड़ा नंबर है, इस तरह पॉइंट भी उसके बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा नंबर है, और यहाँ पे भी बहुत बड़ा नंबर है। तो उस केस में ये पॉसिबल नहीं है कि आप बार बार, और फिर नंबर भी एक नहीं है बल्कि ए हो सकता है, बी सी, बहुत सारे नंबर हैं, बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, नंबर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, मतलब आपके पास डेटा बहुत बड़ा डेटा है। तो उस केस में फिर आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप एक एक एलिमेंट जो है ना उसको ठीक करते रहें और एक एक एलिमेंट जो है ना उसके लिए उसका वो जो इंटीजर वाला हिस्सा है वो रखें। तो उसके लिए आपके पास आसानी है, वेरिएबल से पहले इंटीजर कर दें तो उसका पॉइंट से पहले वाला हिस्सा शामिल होगा, पॉइंट के बाद वाला हिस्सा एक्सक्लूड हो जाएगा, निकल जाएगा, उसमें वो शामिल नहीं होगा। तो अब लिखें सी इक्वल टू इंट ए। तो हम सी हमने जो वैल्यू दी है वो मॉडुलस ले रहे हैं। मॉडुलस क्यों है, ये रिमाइंडर है। रिमाइंडर क्या करेगा जी के यहाँ पे हम फिर लिख रहे हैं इंट बी। और जो लेक्चर मेरे पढ़ चुके हैं उनको पता होगा कि मॉडुलस ऑपरेटर कैसे काम करता है। मैंने एक एग्जांपल आपको करके दिखाई थी कि अगर यहाँ पे अब इंटीजर ए और उसका मतलब मैं यहाँ पे साइड पे लिख भी देता हूँ कि सी के अंदर क्या वैल्यू पड़ी होगी, सी के अंदर पड़ी होगी 10 मॉडुलस 5। ठीक है, 10 मॉडुलस 5, यानी आप 10 डिवाइडेड बाय 5 करें तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10 आ जाता है, रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो ये जो हमें इसका आंसर मिलेगा, इस पूरे प्रोसेस का, इस पूरी लाइन का आंसर मिलेगा वो मिलेगा 0।
क्योंकि रिमाइंडर क्या है 0, तो C इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वैसे प्रिंट करवा लेते हैं। तो प्रिंट F डबल कोट्स रिजल्ट इज क्योंकि जो प्रिंट करवाना चाह रहे हैं हम C प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, C इंटीजर है तो इंटीजर के लिए %d इस्तेमाल होता है। जहाँ लिखवाना चाहेंगे, जहाँ प्रिंट करवाना चाहेंगे वहाँ लिखेंगे %d, और उसके बाद d की जगह %d की जगह क्या आना चाहिए, वैल्यू, किसकी वैल्यू, C की वैल्यू, C लिखते हैं। तो अब आंसर क्या आएगा, रिजल्ट इज इक्वल %d की जगह C की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो आप देखें तो यहाँ पे गेट ch लिखते हैं हम। ये जितनी भी चीज़ें आपको वक्त के साथ साथ क्लियर होती जाएंगी, लेकिन इसमें से ज़्यादातर चीज़ें यहाँ से लेकर यहाँ तक और बाकी सारा कुछ गेट ch को छोड़ के बाकी जितना कुछ भी है वो सारा आपको चैप्टर 8 में क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल, और उसके बाद हम इसको रन करते हैं तो देखेंगे आप रिजल्ट इज़ 0। बेशक हम इसको थोड़ा सा स्पेस और दे देते हैं, बेहतर तौर पर नज़र आया, तो उसको कंपाइल एंड एग्जीक्यूट, तो रिजल्ट इसके आ गया 0। अब अगर हम ये ना करें तो फिर क्या होगा कि 10.3 डिवाइडेड बाय 5.2, इसकी मॉडुलस आएगा ही नहीं। मॉडुलस ऑपरेटर मैंने आपको बताया हुआ है इससे पहले भी, और ये MCQ में भी क्वेश्चन आता है कि मॉडुलस ऑपरेटर हमेशा हमेशा सिर्फ इंटीजर के साथ इस्तेमाल होता है, क्योंकि हमें इंटीजर ही केस में रिमाइंडर देता है। अगर हम पॉइंट्स में चले जाएं तो रिमाइंडर तो आएगा ही नहीं, वो तो पॉइंट लगा के 0 लगा के आगे नंबर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। 5.2 नंबर को डिवाइड करें, पॉइंट लगाएं, वो डिवीजन होती ही जाएगी, वो ख़त्म नहीं होगी, उस केस में रिमाइंडर आएगा ही नहीं। रिमाइंडर सिर्फ तब आता है जब आप इंटीजर लें, 10 डिवाइडेड बाई 5, 15 बाई 20, तो उस केस में आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप दो नंबर्स को लें और फिर पॉइंट लगा के उसके आगे 0 लगा दीजिए, तो वो जो जो डिवीजन है वो आगे बढ़ती जाएगी। तो रिमाइंडर कहाँ यूज़ होता है, सिर्फ और सिर्फ उस केस में यूज़ होता है जब दो वेरिएबल्स इंटीजर हों, तो फिर वहाँ पे ये रिमाइंडर जो ऑपरेटर है वो काम करेगा। इंटीजर के अलावा रिमाइंडर ऑपरेटर कहीं काम नहीं करता। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये जो एक्सप्लिसिट है ये आपने खुद साफ बताया होता है कि आप किसी एक वेरिएबल की डेटा टाइप को किसी दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ए जो कि फ्लोट है उसको कन्वर्ट किया इंटीजर में, और इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद फिर ये चीज़ अप्लाई हुई। इससे एक और चीज़ पता चलती है कि इससे ए की वैल्यू में फ़र्क नहीं आया। ऐसा नहीं हुआ कि ए के अंदर 10 आ गया है, सिर्फ इस ऑपरेशन की हद तक ए की वैल्यू चेंज हुई है। इस लाइन के बाद दोबारा जो है ना वो एट ए के अंदर जो स्टोर हुआ वो 10.3 ही स्टोर हुआ। ये चाहे तो आप बेशक यहाँ पे हम देख भी सकते हैं। ठीक है, 10 ए की और बी की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आया, ए और बी वैसे के वैसे ही हैं। यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, %d की जगह एफ, डी की जगह एफ, जो फ्लोट है एफ आएगा। तो आप खुद देखेंगे कि इससे वेरिएबल की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आया, सिर्फ टेम्पररी तौर पर यहाँ पे इस ऑपरेशन के अंदर जो ए की वैल्यू है उसका इंटीजर वाला हिस्सा इस्तेमाल हुआ, पॉइंट वाला हिस्सा इस्तेमाल नहीं हुआ। तो देखें 10.3 और 5.2, ए और बी की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। इसमें एक चीज़ मैंने शायद पढ़ाना भूल गया था, वो एग्जाम्पल है 9.3। 9.3 एग्जाम्पल के अंदर कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स बताया गया है, हम उसको भी देख लेते हैं। न्यू, और इसके अंदर से हम ये वाला हिस्सा लेके यहाँ पे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ये क्या होता है, हमने ये पढ़ा तो था लेकिन हमने इसकी एग्जांपल नहीं की। तो हम देख लेते हैं कि कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। यहाँ एग्जांपल 9.3 दी हुई है, जिसमें यहाँ लिखा हुआ है ए की वैल्यू ली हुई है इंटीजर ए, और इसकी वैल्यू ली हुई है 10 सेमीकोलन। अब उसके बाद पहले तो प्रिंट करवाया जा रहा है, प्रिंट एफ डबल कोट्स वैल्यू ऑफ ए, क्या है जी, वो %d। चाहे तो आप इसके बाद सेमी न्यू लाइन के लिए %d बैक स्लैश n लगा दें ताकि नई लाइन प्रिंट हो जाए। अगला हिस्सा जो है वो जो इसके बाद अगर कुछ प्रिंट होगा तो वो ये प्रिंट होने के बाद नई लाइन पे आ जाएगा। ठीक है,
जो इसके बाद आप प्रिंट करवाएंगे वो फिर नई लाइन से प्रिंट होगा। ठीक है, ये पर बैक स्लैश एन यहाँ पे भी लगा सकते हैं, शुरू में, दरमियान में, कहीं भी लगाई जा सकती है। लेकिन ये जो यहाँ पे मैंने लगाई ना %d के बाद, इसका फ़ायदा ये है कि जब ये कुछ प्रिंट हो जाएगा ना, वैल्यू ऑफ ए यहाँ तक प्रिंट हो जाएगा, तो उसके बाद नई लाइन पे आ जाएगा। इसके बाद अगर इस प्रिंट एफ के बाद अगर कुछ और प्रिंट एफ इस्तेमाल हम करते हैं तो वो नई लाइन पे लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बैक स्लैश एन, अब देखें तो ए प्लस इक्वल 5। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसमें आपने इसको मुख्तसर कर दिया, ए इक्वल ए प्लस 5। तो ये पूरा इतना मतलब ज़्यादा लिखने की बजाय उन्होंने सिर्फ सिंपल इसको इतना लिख दिया, ए प्लस असाइनमेंट 5। इसका मतलब ये है कि ए के अंदर 5 का एडिशन करते हैं। ठीक है, और ये वाली यहाँ पे प्रिंट करवा दिए। और इसी तरह यही चीज़ जो है वो यहाँ पे माइनस के लिए भी हुई है, ए माइनस असाइनमेंट 5, ए इक्वल ए माइनस 5, मतलब इसका भी वही है। ठीक है, इसे हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, जिसमें हमें पूरा जुमला या पूरी स्टेटमेंट ही लिखनी पड़ती है, हम थोड़ा मुख्तसर कर देते हैं तो हमारे लिए यहाँ पे आसान हो जाता है। ठीक है, इस तरह यहाँ पे और भी दो एग्जांपल दी हुई हैं, ए स्टार एक इक्वल 5 और ए डिवीजन असाइनमेंट 5, उसका भी यही मतलब है। वो भी हम यहाँ पे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। हम इसको गेट सी एच और यहाँ पे भी हम चाहें तो इसको प्रिंट करवा सकते हैं। इसे हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, बहुत इजी है ये, सिर्फ इतना सा फ़र्क है, इसको ऐसे लिखने के, इस तरह लिखने की बजाय आप ऐसे लिखते हैं, दोनों ऑपरेटर साथ लगा दें और फिर तो मसला नहीं है। इसे हम कहेंगे जी कंपाउंड असाइनमेंट। तो आप देख लें कि वैल्यू ऑफ ए 10 प्रिंट एज वैल्यू ऑफ a%d, ये आंसर कुछ ठहर। वैसे देखें तो यहाँ पे इसको हम अब एग्जीक्यूट करते हैं, इस प्रोग्राम को, कंपाउंड असाइनमेंट वाले को रन करें। तो वैल्यू ऑफ ए 10, जब आपने इसमें +5 किया तो उसकी वैल्यू देखें 15 हो गई, और फिर अगेन जब -5 किया तो उसकी वैल्यू फिर 10 हो गई। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कोई और चीज़ नहीं है बल्कि सिंपली इस a = a+5 को, या a = a-5 को, या a = a*5 को लिखने का एक आसान और मुख्तसर तरीका है। ठीक है, कंपाउंड असाइनमेंट कोई मुश्किल नहीं है, आप इस तरह लिखेंगे, इसका मतलब ये होगा। इस प्रोसेस को इस तरह लिखने को कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट, कि एक ही प्रोसेस के एक ही लाइन के अंदर आप दो काम कर रहे हैं। कंपाउंड इसलिए कह रहे हैं कि दो काम हो रहे हैं, एक a-5 हो रहा है, और दूसरा जो ये रिजल्ट आता है a-5 का रिजल्ट, वो a को असाइन भी हो रहा है। तो पहले a की वैल्यू 15 थी, यहाँ पे 10 थी, 10 + 5 15 हुआ, वापस a को मिला तो a की वैल्यू अब 15 हो गई। फिर यहाँ पे 15 - 5 10 हुआ, 10 वापस a को मिल गया तो a की वैल्यू 10 हो गई। तो ये नहीं है, दो काम हो रहे हैं ना, इसलिए इसे कंपाउंड असाइनमेंट कहते हैं। ठीक है, ये चैप्टर हमारा एंड हो गया। इंशाल्लाह कल से हम अपना चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। आपके कोई क्वेश्चन है इस चैप्टर के हवाले से? इसकी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अ, मेरा जो है ना वो आपसे ये बेहतर ये है कि आप लोगों के लिए मुनासिब ये होगा कि आप इसकी एक्सरसाइज वगैरह एक दफ़ा देखें, उसमें कोई क्वेश्चन आते हैं, कोई चीज़ आपको मुश्किल लगती है तो वो पूछ लें। ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज हम, आपके जो क्वेश्चन होंगे हम वो सॉल्व करेंगे, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन ये है कि जो कुछ चीज़ें आप सॉल्व करेंगे, आपको उसके अंदर मुश्किल होती है तो वो आप बताएंगे, मैं आपको उसका सलूशन इंशाल्लाह बता दूंगा। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट हैं वो अब क्वेश्चन पूछते हैं उन टॉपिक्स के हवाले से जो मैं लेक्चर में डिलीवर कर चुका होता हूँ। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जो मेरा लेक्चर है वो स्टार्ट से पढ़ा किया करें, और अपने नोट्स बना लिया करें, बेशक कि आपने लिए हैंड जो भी है उसको समझ के अपने पास कुछ नोट कर लिया करें, ताकि शुरू से आप चीज़ पढ़ेंगे लेक्चर को तो फिर आपको समझ आएगी।
अगर आप मतलब लेक्चर को किस दरमियान से स्टार्ट करते हैं, किसी हमारा लेक्चर 1 से स्टार्ट करने के बजाय चैप्टर 9 के आप लेक्चर 5 से 7 से स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। और अगर एक लेक्चर आपको एक दफ़ा नहीं समझ आता तो एक दफ़ा उसे एक दफ़ा फिर पढ़ लें। एक दफ़ा फिर पढ़ेंगे तो फिर हो सकता है आपको ये क्लियर हो जाए। ठीक है, फिर भी समझ नहीं आता तो मोस्ट वेलकम आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।